छोटी सी तमहीद बांधता हूँ, उसके साथ फिर हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में। आदाब नहीं, और नाज़रीन और मेरी सामीन। खुशकिस्मती है कि मैं ये तारीख ख्वानी के इस महफिल में शामिल हो सका। आप लोगों ने दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबका खैर मकदम करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरा नाम आमिर है और मैं तवारीख ख्वानी के पेज पे सुहेल हाशमी साहब के साथ ये आज का एक टॉपिक है जिसका उन्वान है उर्दू है किसका नाम। उर्दू पे काफ़ी बातें होती रहती हैं। इस ताल्लुक से कई लोग अपनी अपनी राय और इवन तंजीमें, मैं समझता हूँ, अपनी राय रखते रहते हैं। आज जिस शख्सियत से हम बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि इस ज़िम्न में और इस मौजू पे वो एक अहम तरीन राय पेश कर सकते हैं। और सुहेल हाशमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिल्ली वाले तो ख़ास तौर से जानते हैं। मैं समझता हूँ पूरा नॉर्थ इंडिया ही और आई वुड से इवन साउथ इंडिया भी जानता ही होगा। आई एम श्योर Sohail Hashmi is a person who is not an academician and not only an academician and a history buff, but also a filmmaker and knows the essence of Delhi inside and out. हाशमी साहब दिल्ली की तारीख पे एक लीडिंग अथॉरिटी हैं और अपने दिल्ली हेरिटेज वॉक्स के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। सोहेल साहब is one of the founding trustees of सहमत, the सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट। टीवी सीरियल ताना बाना के लिए वो एक स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं और कुछ सालों के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन से भी वाबस्तगी रही है। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है और आज तक 20 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। लेट्स वेलकम द वर्सटाइल सोहेल हाशमी साहब। मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। जी, और मैं समझता हूँ कि आपके तो व्यूअर्स वैसे ही आपको जानते होंगे, तो जो लोग आपसे मेरे ख्याल में पहली बार जो आपसे मिल रहा है, आज पहली बार जो आपको देख रहा है, आप उससे पहली बात क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ उससे मैं क्या कहूँगा सिवाय इसके कि आदाब अर्ज है जी। और खुश रहिए और एक चीज का दामन कभी ना छोड़िए। जी। जो कुछ आपको जो भी बता रहा हो उसको शक की नजर से देखिए और सवाल पूछते रहिए। बहुत अच्छी सवाल बात पूछते कही। रहिए। सही सही, मुझे बहुत पसंद है आपकी ये बात। और वाकई बड़े से बड़े फलसफियों ने ये बात कही है कि हर चीज जो है वो आप एक स्केप्टिकली देखिए। और मैं यहाँ पे ये बात वाजे कर दूं क्योंकि आजकल की जबान जो है वो बहुत प्योर जबान तो अब बची नहीं कि मैं लफ्ज प्योर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं लफ्ज जी जी खालिस जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी इस पे जी। अगर किसी को कोई एतराज हो तो वो एतराज जो है वो उस एतराज को भी शक की निगाह से देखे और वो ये सोचे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या कहते हैं आप सुहेल साहब? देखिए, मैं आपने बिल्कुल सही बिल्कुल बजा फरमाया। ये जबानें हमेशा दूसरी जबानों से अल्फाज मुस्तार लेती हैं और उनको जी। अपना बना लेती हैं। तो और खास तौर से उर्दू वालों को तो कोई इस पे मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए, इससे कोई जी। शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उर्दू का तो वजूद ही बहुत सारी जबानों को के अल्फाज को लेके और उनको अपना कर जी। एक नई शक्ल में पेश करने की दास्तान है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे। और कोई भी जबान ऐसी नहीं है जो खालिस या प्योर हो। तो जबानें हमेशा दूसरी जबानों से लेती हैं, दूसरी जबानों को देती हैं और इसी तरह जबानों की तरक्की होती है। और अगर आप जबानों को प्योरीफाई करने की तरफ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। सही तो सही। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, वो सावरकर साहब थे हमारे मुल्क में, जिनको आजकल बहुत बड़े कौम परस्त की शक्ल में पेश किया जा रहा है।
जिन्होंने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी, और तब वो जेल से, अंडमान की जेल से रिहा हो गए थे। तो बहुत कम लोग अंडमान से रिहा हुआ करते थे। बहरहाल, तो उनके जो गुरु थे, उन्होंने एक ये मंसूबा बनाया कि वो महाराष्ट्र की जो जबान है मराठी, उसमें से सारे गैर मराठी अल्फाज को निकाल के बाहर फेंक देंगे। 10 साल उन्होंने काम किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन वो स्कॉलर थे। 10 साल के बाद उस नतीजे पे पहुंचे कि अगर मराठी से सारे गैर मराठी अल्फाज निकाल दिए जाएंगे तो मराठी नहीं बचेगी। सही। तो ऐसे ही तमाम जबानें ऐसे ही बनती हैं जबानें। बिल्कुल। मुझे याद आता है कि इंग्लिश के बारे में कोई कहता है कि इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो 99% जो हैं वो बोरोड हैं। तो अगर इंग्लिश में से वो अल्फाज निकाल दिए जाएं और इंग्लिश को एज अ एंग्लिकन या एज अ जर्मैनिक जबान जो उसका रूट है उसको उस तरह देखा जाए तो फिर इंग्लिश बचेगी नहीं। आप बोलेंगे क्या? जी, बिल्कुल। तो बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू है किसका नाम। ये जो हमने उन्वान का जो नाम लिया है, ये अगर आप याद करें, लोगों से मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो दाग का एक शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो यहाँ से मैं एक बात सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा सुहेल साहब से कि ये उर्दू आई कहाँ से? इसको किसी जमाने में हम देखते हैं कि रेख्ता कहा जा रहा है, कहीं हिंदी भी कहा जा रहा है। एक जमाने में अमीर खुसरो ने तो इसको हिंदी ही कहा है या हिंदवी कहा है। तो ये किस शक्ल में हम समझ सकते हैं कि ये अपनी असली शक्ल में आई है या ज़हूर पजीर हुई है इस तरह? देखिए, इसकी दास्तान कदरे लंबी है। जी। तो और मैं इसको जो वो चीजें जिन्होंने आखिरकार ये मुमकिन किया कि उर्दू जबान की शक्ल में उभर सके, इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई। इसकी शुरुआत आज से 2500 साल पहले हुई थी। ये वो वक्त है जिस वक्त महावीर जैन और गौतम बुद्ध, दो शहजादे, जो एक दूसरे से कोई 70 साल के वक्फे में पैदा हुए थे, और जो दोनों क्षत्रिय थे, उन्होंने जो जो ब्राह्मणिक ऑर्डर था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है जो गुरु है, टीचर है, उस्ताद है, क्षत्रिय है जो हुकूमत करता है और जंगो जदल करता है, और वैश्य है जो खेती करता है और व्यापार करता है। तो ये 3 द्विज कहलाते थे, ट्वाइस बॉर्न। और इनके अलावा बाकी सारे जो थे वो शूद्र थे, और कुछ अतिशूद्र थे। अतिशूद्र वो सारे थे जो ट्राइबल्स हैं। शूद्र जो थे वो सब के सब अनटचेबल नहीं थे। कुछ शूद्र अनटचेबल नहीं हुआ करते थे, वो एक अलग मसला है, अगर बाद में सवाल जवाब होंगे तो उसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने इसके बारे में सवाल उठाया कि पैदाइश से ये क्यों तय होता है कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। और उन्होंने ये जो समाज की ये जो जाति प्रथा थी, इसके बारे में बड़े सवालिया निशान लगाए, और इन दोनों ने ये फैसला किया कि वो जो अपनी बातचीत करेंगे वो संस्कृत में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो संस्कृत में करेंगे तो वो सिर्फ उन तक महदूद रह जाएगी जिन्होंने तमाम नॉलेज के ऊपर कब्जा किया। इन दोनों ने अवाम की जबान में गुफ्तगू शुरू की, और ये एक बहुत बड़ा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिपार्चर है।
इससे पहले मजहबी और रूहानी मसाइल पर बर्रे सगीर में सिर्फ संस्कृत में बातचीत होती थी। गौतम बुद्ध और महावीर ने उन जबानों में बातचीत की जो उनके इलाके में आम लोग बोलते थे। और ये इंटरेस्टिंग है, तो जबानें प्राकृत कहलाती थी। आप जरा इस लफ्ज के ऊपर ध्यान दीजिए, इस लफ्ज पर गौर कीजिए। प्राकृत ये प्रकृति से आता है, नेचुरल। और संस्कृत, संस्कृत का मतलब होता है एनरिच्ड। अवाम की जो जबानें थी वो प्राकृत कहलाती थी, बहुत सारी प्राकृत थी, तरह तरह की अलग अलग इलाकों की अपनी अपनी प्राकृत थी, जिनको क्योंकि वो अवाम की जबान थी इसलिए वो रूहानी और मजहबी गुफ्तगू के लिए उनको मुनासिब नहीं समझा जाता था। गौतम बुद्ध के कुछ जो पैरोकार थे, शुरुआती दौर में कुछ ब्राह्मण भी उनके पैरोकार बने, और उनमें से कुछ ने कहा कि आप इतनी संजीदा बातें कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, ये बातें तो संस्कृत में लिखी जानी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं सोर्स अभी कोट नहीं कर सकता, गौतम बुद्ध ने कहा कि ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये मेरी बातें जो अगर वो उसमें संस्कृत में लिखी गई तो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी जिनसे मैं बात करना चाहता हूं। तो मेरे जो तकरीरें हैं, मेरे जो व्याख्यान हैं, मेरे जो कुछ मैं बात कर रहा हूं, वो सब के सब प्राकृत में ही लिखे जाने चाहिए। और वो स्क्रिप्ट उसकी ब्राह्मी की स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई, जो बाद में अशोक ने इस्तेमाल की। मैं इस यहां से शुरू इसलिए कर रहा हूं कि इसने ये पहली बार मुमकिन किया, इस कदम ने, कि अवाम रूहानी मसाइल पर, मजहबी मसाइल पर अपनी जबान में गुफ्तगू कर सकें और वो ब्राह्मण के ऊपर के सहारे न रह जाए। ये एक बहुत बड़ी लिबरेटिंग चीज थी, इसने आजाद कर दिया। और इसके बाद जबानें, बहुत सारी जबानें मुख्तलिफ उरूज के मदारिज तय करते हुए जबानों की शक्ल में उभरी। जो आजकल का हमारा कैलेंडर है, जैसे हम कॉमन एरा कैलेंडर कहते हैं, उसमें उसके शुरू होने से 600 साल पहले, 700 साल पहले गौतम बुद्ध महावीर जैन, उस पीरियड के लगभग 1200, उसके तकरीबन 1200 साल के बाद, बल्कि और ज्यादा, कॉमन इरा के जैसे हम पहले वो कब्ल मसीह और बादल मसीह कहते थे, उस पीरियड में आज से 2000 साल पहले गौतम बुद्ध और महावीर जैन आते हैं। और 10वीं सदी तक का जो पीरियड है, ये जो 1500 साल का वक्त है, इस वक्फे में बहुत सारी जबानें निकलती हैं और डेवलप होती हैं। हिंदुस्तान का जो तराई का इलाका है, उसके साथ साथ वो जो गंगा जमनी दोआब का जो इलाका है और जो मैदानों का इलाका है, वो पंजाब से लेके बंगाल तक का जो इलाका है, यहां पर एक जबान थी जो शूरसेनी कहलाती थी, जो इन 1500 साल के वक्फे में वजूद में आई थी। शूरसेनी से बाद में वो सारी जबानें बनी जो बर्रे सगीर के शुमाल में बोली जाती है। गुजराती, मराठी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, हरियाणवी, पंजाबी, मुल्तानी, सराइकी, खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं, बंगला, उड़िया,
अवधी, भोजपुरी, और ये सारी जबानें, जी ये शोरसेनी से पैदा। ये जो वक्त है, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कुछ 10वीं सदी 11वीं सदी के आसपास का वक्त। इस वक्त वस्त एशिया से लोग हिंदुस्तान में आना शुरू करते हैं। गजनवी आते हैं, गौरी आते हैं, उसके बाद गुलाम जो पीरियड है, ममलूक, उनका दौर है, उसके बाद खिलजी आते हैं, उसके बाद तुगलक आते हैं, लोदी आते हैं, फिर मुगल आते हैं। ये सब लोग दर्रा खैबर के उधर से आते हैं, दर्रा खैबर के उस तरफ से आते जी, दूसरी तरफ से ये काराकोरम को पार करके आते हैं, और ये अपने साथ अपनी जबानें लेके आते हैं। ये जबानें, और इनके जो बड़े मरकज हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त तक लाहौर, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली। जी कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त तक दिल्ली बहुत बड़ा मरकज नहीं है। लाहौर, कन्नौज, उज्जैन, ये बड़े शहर हैं, दिल्ली कोई बहुत जी बड़ा शहर नहीं है। ये अल्तमश के वक्त से दिल्ली शहर की शक्ल लेना शुरू करता है। उससे पहले यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान रहे हैं, उससे पहले वो अनंगपाल और सूरजपाल वगैरह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा शहर नहीं। अब ये जो लोग आना शुरू करते हैं, तो ये दिल्ली के आसपास, दिल्ली के गिरदोनवा में जो जबान बोली जा रही है, उसमें ये जबानें जो वो लोग लेके आते हैं, जिसमें तुर्की है, जिसमें पश्तो है, जिसमें फारसी है, और बहुत सारी जबानें हैं, बोलियां हैं इलाकाई, वो सब की सब, पख्तून है, पश्तो है वगैरह, ये आके यहाँ मिलना शुरू करते। और तब वो जबान पैदा होती है जिसे अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा या देहलवी कहा। जी जी अब ये जबान कमाल की जबान है। एक पुष्पा गुप्ता है, उनकी पीएचडी है दिल्ली में, जो गुलाम किंग्स थे, ममलूक बादशाह जो थे, सल्तनत का जो वक्त पहला हिस्सा है, शुरुआती दौर है, उसमें दिल्ली में जो संस्कृत की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, उस पर उनका बहुत बहुत इंटरेस्टिंग काम है। वो एक अलग मसला है पूरा, लेकिन एक अलग फील्ड है पूरी की पूरी, लेकिन उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटा सा एनेक्डोट मैं आपको सुना। जी फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, अल्तमश ने कंप्लीट किया, और ये सब का सब 13वीं सदी के शुरू में हो चुका था। कुतुबुद्दीन फिरोज तुगलक आते हैं 14वीं सदी में, 1351 में वो बरसर इख्तिदार आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद। वो उनके चचाजाद या तायाजाद भाई है, और वो बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा मेमार है, बहुत उसने काम करवाया। वो नहरों के इरिगेशन का हिंदुस्तान में मूजिज समझा जाता है। तो फिरोज तुगलक, कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर चुकी थी, 2 बार बिजली गिरी थी, उसकी जो चौथी मंजिल थी वो बड़ी बुरी तरीके से टूट गई थी। उसकी मुरम्मत उसने कराई। उसमें आप, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों का कुतुब मीनार जाने का मौका मिला हुआ है। उसमें छोटी छोटी खिड़कियां हैं रोशनी आने के लिए। उसमें से एक खिड़की में एक पत्थर टूट गया था, जिसे एक संगतराश ने लगाया, उसको रिप्लेस किया, टूटे हुए पत्थर को हटा के नया पत्थर लगाया गया। उसको उसने उसको शक्ल में, उस साइज में, उस पैमाइश पे काटा, और वहां पर उसने फिट किया। संगतराश पत्थरों पे अपना
दस्तखत छोड़ते थे। इस संतराश ने यह पढ़ा लिखा था, उसने अपना नाम लिखा और अपना पेशा लिखा। नाम मुझे उसका सही याद नहीं है, राम सिंह, राम अवतार जो भी था, उसके आगे जो उसने लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राम सिंह संगतराश। पत्थर काटने वाला 13वीं सदी में अपने आप को संगतराश कह रहा था। तीर, कमान, तराजू, वजन, गिरा, तीशा, ये सारे अल्फाज जो ईरान, तुर्की और उस इलाके की जबानों के थे, ये यहाँ की बोली का हिस्सा बन गए, यहाँ की जबान का हिस्सा बन गए हैं। ये वो जबान है जिसको अमीर खुसरो हिंदवी कहते हैं, या देहलवी कहते हैं, या जबान देहली कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को फतह किया और उसने अपने कुछ सरदार, कुछ अपने जो बड़े अफसर थे, उनको उसने गुजरात भेजा उस इलाके का इंतजाम देखने के लिए। जब वो दिल्ली से वहां गए तो वो अपना जो उनका जो घर में जो लोग काम किया करते थे उनको साथ ले गए। ये वो लोग थे जो हिंदवी, देहलवी या जबान देहली बोला करते थे। ये वो जबान थी जो दिल्ली की जबान में फारसी और पख्तून और पश्तो और तुर्की के अल्फाज मिलने के बाद जबान बन गई। ये जबान गुजरात पहुंच जाती और वहां पर गुजराती से मिक्स हो जाती है और गुजरी नाम की एक जबान बनती है। फिर जब बहमनी सल्तनत वजूद में आती है, इनमें से कुछ लोग यहां से वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान, इसके कुछ वक्त बाद, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दारुल सल्तनत को दिल्ली से देवगिरी ले जाते हैं, जिसका नाम दौलताबाद रखते हैं, और बड़ा जुल्म किया उन्होंने। सारे शहर की आबादी से कहा था चलो, और जो मना करता था उसको मार दिया जाता। ये आज के हिस्टोरियंस का लिखा हुआ नहीं, उस वक्त के हिस्टोरियंस का लिखा हुआ। लोगों को लेके गए, वहां दारुल हुकूमत बना लिया। दिल्ली पर मंगोलों ने हमला कर दिया, फिर लौट के आना पड़ा। वहां जाने के बाद अंदाजा हुआ कि तो गलत है, दिल्ली ही दारुल सल्तनत होना चाहिए, क्योंकि ये सियासी जो इक़्तिदार है अच्छी जगह पे, उसका जो मरकज है वो दिल्ली पे ही होना चाहिए, वो दौलताबाद पे नहीं हो सकता। वो तमाम लोग जो यहां से गए थे उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया। उनमें से बहुतों ने, जो जबान दिल्ली की गई थी वो वहां उसने महाराष्ट्र में अपने पैर जमा लिए। बाद में और काफी वक्त गुजरने के बाद जब मंगोलों ने दिल्ली के ऊपर हमला किया, निजामुद्दीन औलिया का और अमीर खुसरो का इंतकाल हो चुका है। निजामुद्दीन औलिया के जो जानशीन थे, नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली, उनका इंतकाल हो गया है। उनके जानशीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, उन्होंने पेशिन गोई की। उन्होंने कहा कि ये शहर अब रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि मेरा पीरो मुर्शिद तो जा चुका, अब इस शहर में क्या बचा है। और वैसे ही ये शहर तबाही के दरवाजे पर खड़ा है, तो उन्होंने दिल्ली से कूच कर दिया और उनके कई सौ मुरीद उनके साथ गए। वो पहले दिल्ली से दौलताबाद गए और फिर दौलताबाद से वो गुलबर्गा गए और गुलबर्गा में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं उनकी ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की
की दरगाह है। जी। इस तरह हिंदवी अब कर्नाटक में पहुंच गई। जब बहमनी सल्तनत का शिराजा बिखरा तो गोलकुंडा और बीजापुर, ये वो वक्त है जब दिल्ली के ऊपर तैमूर ने हमला कर दिया। उसके तैमूर के हमला, ये गोलकुंडा और ये पांचों बन चुकी हैं, बीदर वगैरह वगैरह। तैमूर ने हमला किया और जैसे ही तैमूर ने हमला किया तो गोलकुंडा और बीजापुर ने अपने आप को खुद मुख्तार, ये ऐलान कर दिया कि हम खुद मुख्तार हैं और हम दिल्ली हुकूमत के साथ नहीं हैं। और उन्होंने तैमूर को खत लिखा कि हम आपके साथ हैं। इस अमल के साथ साथ एक और कमाल हुआ, इन दोनों ने फारसी छोड़ दी और हिंदवी को अपने कोर्ट की जबान बना दिया। क्योंकि दिल्ली से जो वो होता है ना, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो रिश्ता था जी। वो फारसी के जरिए था। उन्होंने दिल्ली से रिश्ता तोड़ा और फारसी से रिश्ता तोड़ा, और इस जबान को जो हिंदवी से गुजरी बन के और फिर दक्कनी की शक्ल ले चुकी थी, उसको अपनी कोर्ट लैंग्वेज बना। और तब गोलकुंडा वाले जो थे वो शशोपंज में थे कि क्या करें, कैसे करें, फारसी खत्म कर दें ना करें। तो वो सरकारी दफ्तर के काम काज फारसी में करते थे और जो अवाम के काम थे वो हिंदी में या दक्कनी में किया करते थे। गोलकुंडा अच्छा। में उन्होंने सारा का सारा काम दक्कनी में करना शुरू किया, कोर्ट का काम भी, और जो अवाम से ताल्लुक रखने वाले जो तमाम कारोबार थे, वकील और ये वो सब, वो दक्कनी में। इसलिए गोलकुंडा, जो बाद में हैदराबाद कहलाया, ये वो जगह बना जहां पर हिंदवी ने उरूज करके दक्कनी की शक्ल ली। और ये हम शुमाली हिंदुस्तान वाले नहीं, अक्सर नहीं जानते, उर्दू वाले भी, कि जब 17वीं सदी के आखिर में और 18वीं सदी के शुरू में औरंगजेब के दौर हुकूमत के खत्म होते होते जब वली दक्कनी की शायरी दिल्ली पहुंचती है, तो उस वक्त तक मसनवी, मरसिया, शहर आशोब, गजल, हिकायत, ये सब के सब, ये शायरी की ये जो मुख्तलिफ सिन्फें हैं, ये पूरी तरह डेवलप हो चुकी हैं। और ये पूरी तरह और पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि जबान का इर्तका तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इर्तका के काफी मराहिल तय कर चुकी हैं जब ये दिल्ली पहुंचती है वली दक्कनी की शायरी। दिल्ली में क्या हो रहा, दिल्ली मुगलों के बिल्कुल शुरू के दौर में, बाबर के वक्त दारुल हुकूमत आगरा है, हुमायूं से दिल्ली लेके आते हैं, अकबर उसे दोबारा आगरा ले जाते हैं, और अकबर से लेके शाहजहां के वक्त तक दारुल हुकूमत आगरा है। और अकबर ने जो उस इलाके की जबान थी उसको पैटर्नाइज किया, ब्रज को। तो अबुल फजल और फैजी दोनों ब्रज में लिखते हैं, अब्दुल रहीम खाना ब्रज में लिखते हैं, और ये हमारे वो तमाम लोग जो औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उन्हें गालिबन इसका इल्म नहीं होगा कि औरंगजेब ने ब्रज भाषा में लव पोइट्री लिखी है, एक उस कोर्टिजन की तारीफ में जिससे उनको इश्क हो गया। तो वो औरंगजेब की जो तस्वीर पेश की जाती है वो दोनों तरफ से एक अजीब तरह की पेश, हम उसको
रहमतुल्लाह अलैह बनाने में मशगूल हैं, और दूसरे जो हैं उसको किलर बनाने में मशगूल है। वो बादशाह का था, बादशाह था, हुकूमत करता था, और उसमें भी जी वो तमाम खूबियां थी, कमजोरियां थी, और वो तमाम ह्यूमन इंटरेस्ट थे जो बाकी तमाम इंसानों में होते, तो उसे इश्क भी हुआ था। हालांकि वो थोड़ा सा इस मामले में वो था कि उसकी जो महबूबा थी उसने उससे कहा कि तुम मुझसे इश्क करते हो, उसका सबूत देना चाहते हो तो शराब पियो। तो वो आंद्रे तुरुष्की, क्या नाम है उनका, औद्री तुरुष्की की भी किताब है औरंगजेब के ऊपर, जिसमें उसका जिक्र है कि उसने अपने होठों तक जाम ले गया था। फिर उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे तुम पे यकीन है। वो बड़ी जल्दी उसकी डेथ हो गई कुछ बीमारी में, और उसके बाद औरंगजेब को बहुत गजब का सदमा लगा, और वो बहुत दिनों तक उसने किसी से बातचीत नहीं की। तो औरंगजेब के वक्त तक और उसके बाद भी जो सरकारी जबान है वो फारसी है, कोर्ट की जबान फारसी है। और जब वली दक्नी की शायरी दिल्ली पहुंचती है, उस वक्त दिल्ली में फारसी के जो शुअरा है, वो उस वक्त की जो दुनिया भर में जो फारसी की शायरी हो रही है, उसके सबसे बड़े जो नाम थे वो सब दिल्ली में थे। हातिम, आरजू, आबरू, बेदिल, ये सब लोग दिल्ली में थे। और बहुत लंबे अरसे के बाद अब ईरानियों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि फारसी शायरी में एक अलग स्कूल है जो सबके हिंदी कहलाता है, द इंडियन स्कूल, हिंदुस्तानी तर्ज की फारसी शायरी। और उन्होंने अब ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये इसका वो इसको मानते हैं अब वो, कि उस दौर में फारसी की सबसे अच्छी शायरी दिल्ली में हो रही और हिंदुस्तान में हो रही, और ये लोग थे। ये लोग जो हैं ये उस्ताद हैं फारसी, और इनका ये मानना है कि कोई भी अक्ल फहम और इदराक की बात फारसी के अलावा किसी और जबान में हो नहीं सकती। जहां से मैंने शुरू किया था उसको याद कीजिए। तमाम रूहानी और मजहबी बातें और तमाम फलसफे की बातें सिर्फ संस्कृत में हो सकती है, अवाम की जबान में नहीं, जो गौतम बुद्ध ने और महावीर जैन ने किया। वली दक्नी की शायरी जब दिल्ली आती है तो फारसी दान हजरात जो हैं वो एकदम चौंक के बैठ जाते हैं। इस जबान को रेख्ता कहा जाता है। रेख्ता का मतलब है मिली जुली जबान। और वो जो जबान जिसका मैंने जिक्र आपसे किया था, शोरसेनी, जिससे ये सारी जबानें जो शुमाली हिंदुस्तान में बोली जाती हैं पैदा हुई, उन जबानों को अपभ्रंश कहा जाता था। वो जबानें जो गिर गई हैं, जो अपने मसनद से गिर गई हैं, जो शुरफा की जबान नहीं थी, जो इलीट की जबान नहीं थी, उर्दू जब यहां पहुंचती है उसको रेख्ता कहा जाता है, मिली जुली जबान, गली बाजार की जबान। और उस वक्त ये फारसी दान हजरात एकदम चौकन्ने होकर बैठते हैं, ये क्या हो रहा है? इस जबान में तो वो सब कुछ कहा जा रहा है जो फारसी में कहा जा रहा है। और तब ये वो जबान जो गलियों, बाजारों, मोहल्लों में पैदा हुई थी, फौज की छावनियों में पैदा हुई थी, बाजारों में पैदा हुई थी, क्योंकि फौज की छावनियों में अफसर तुर्की और फारसी और पश्तो बोला करते थे, और जो सिपाही थे वो अवधी, भोजपुरी और ब्रज और ये तमाम जबानें, मैथिली बोला करते थे। उनमें ऑर्डर्स कैसे दिए जाते होंगे? वहां पर एक जबान डेवलप हुई जो खिचड़ी थी, जिसका नाम लश्करी रखा गया।
जब ये फौजें हिंदुस्तान में आना शुरू हुई, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आए, ताजिर आए और सूफी आए, और जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद है, उसके साथ साथ का जो इलाका है, मुल्तान का, सिंध का, यहाँ बहुत सारी सराएं थी और इनमें ये कारवान रुका करते थे। और जो कारवानों के, इन सरायों के जो मालिक थे, उन्होंने इन जबानों से अल्फाज लेने शुरू किए। जैसे आज आप किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर जाएं तो वहां जो गाइड्स हैं वो 5-7 जबानें जानते हैं। ये इन कीपर्स जो थे, सराय के जो मालिक थे, इन्होंने भी कुछ लफ्ज फारसी के, कुछ तुर्की के, कुछ उठा लिए और वो अपनी जबानों में मिला के गुफ्तगू करने लगे। तब एक जबान तश्कील हुई जिसका नाम रखा गया सराइकी, सराइकी जबान। और पंजाब के जितने बड़े सूफी हैं उनकी शायरी इसी जबान में है। बुल्ले शाह, वारिस शाह, इन तमाम लोगों की शायरी इस जबान में है, सराइकी में। गुजरी बनी, सराइकी बनी, बाजार में एक जबान बनी। एक आदमी ईरान से आता है कालीन लेके, जिसके पास ऐसे कालीन है जिसमें 1 इंच में 500 गिरा है, और एक कालीन ऐसा है जिसमें 1 इंच में 50 गिरा है। उनके दाम तो अलग अलग होंगे, दोनों को एक कीमत पे तो नहीं बेचेगा। एक ऊन का है, एक रेशम का है, उसके ऊपर हैगलिंग होती थी। गिराह का लफ्ज कन्वर्सेशन का हिस्सा बना, बातचीत का हिस्सा बना। वजन, औजान, तराजू, ये सारे लफ्ज तुर्की और फारसी से आए और हमारी जबान का हिस्सा बन गए। तो बाजार में और सूफियों की खानकाहों में ये रिकॉर्डेड है मलफूजात में। निजामुद्दीन औलिया के, उन्होंने खुसरो से कहा, अवाम की जबान में शायरी करो ताकि हमारी बात उन तक पहुंचे। और इसलिए अमीर खुसरो ने वो शायरी शुरू की जो आखिर में कव्वाली की शक्ल में निकली। और मुझे हमारे एक वो बुजुर्ग दोस्त हैं, बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने भी पिछले 15-20 दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी गौर किया है ये मशहूर कव्वाली, छाप तिलक सब छीनी रे मुंह से नैना मिला के, छाप क्या है? तो हमने कहा कि वो जो लड़कियां, वो जो औरतें झूमर पहनती हैं, कहने लगे नहीं, जो पंच वक्ता नमाजी है उसके माथे पे गट्टा पड़ जाता है, वो छाप है। और ब्राह्मण अपने माथे पे तिलक लगाता है। और सूफी हजरात जो 16 कुल की बात कर रहे हैं, तो मुझसे नजरें मिला के ये तफरका मिटा दिया, छाप तिलक सब छीनी रे। तो ये सूफियों की दरगाहों में जबान बन रही। सूफियों की दरगाह में, फौज के मैदान में, बाजार में, सराय में, इन 4 जगह, गली मोहल्ले बाजारों में ये जबान धीरे 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 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में धीरे धीरे कदम ब कदम इसका उरूज होता है और फिर ये दिल्ली पहुंचती है। और दिल्ली में फारसीदान हजरात एकदम चौंक के बैठ जाते हैं कि ये तो कुछ पर हो रहा है। और इसलिए उसके 2 पीढ़ी के बाद गालिब कहते हैं, तर्जे बेदिल में रेख्ता कहना हसदुल्लाह का क़यामत है। और उनसे 50-60 साल पहले मीर कहते हैं, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे न कर, ये हमारी जबान है प्यारे। तो रेख्ता फारसी को डिस्प्लेस करता है। ये वो वक्त भी है जब मुगल सल्तनत का शीराजा बिखर रहा है। एक साहब है जिनका नाम जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट है। 19वीं सदी के पहले क्वार्टर में
वो गुजरात से बंगाल तक का सफर करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और बंगाल जाके फोर्ट विलियम कॉलेज है वहां पर, जहां पे वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान में नौकरी करने आए हैं, उनको तरबियत दी जाती थी, फारसी पढ़ाई जाती थी। ये जाके उसके डायरेक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करनी है तो फारसी से काम नहीं चलेगा, फारसी सिर्फ कोर्ट की जबान है, गली मोहल्ले में जो जबान बोली जाती है वो हिंदुस्तानी है। कुछ साल में गिलक्रिस्ट साहब फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, और तब उन्होंने कुछ हजरात दिल्ली से लिए, जिनमें किस्सा चहार दरवेश के जो मुसन्निफ हैं मीर अमन देहलवी भी थे, और 2-3 और हजरात थे, और कुछ लोग उन्होंने बनारस और इलाहाबाद से लिए। और आप देखिए उन्होंने क्या बदमाशी की है। दिल्ली से जो लोग गए वो सिर्फ मुसलमान थे, ये वो लोग थे जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, कुछ बहुत एक्सपोजर था अंग्रेजी से। इनको अंग्रेजी क्लासिकल लिटरेचर दिया गया और कहा गया इसका तर्जुमा कीजिए, और उन्होंने वो तर्जुमे किए उर्दू में, अपनी जबान में किए। उसको उस वक्त तक उर्दू नहीं कहा जाता था, वो रेख्ता कहलाती थी, और रेख्ता शायरी की जबान थी और प्रोज की जबान हिंदी कहलाती थी, जो फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती, वो उन्होंने तर्जुमात किए। और वो लोग जो बनारस और इलाहाबाद से ले जाए गए थे, उन्होंने उन्हीं किताबों के तर्जुमे किए, उन्हीं उसी जबान में जिसमें इन हजरात ने किए थे, लेकिन वो उन्होंने लिखे एक दूसरी स्क्रिप्ट जिसे नागरी कहा जाता है, और बाद में जिसे देवनागरी कहने लगे, और उसका नाम उन्होंने हिंदी रखा और इसका नाम उर्दू रखा। ये एक जबान के 2 हिस्से फोर्ट विलियम्स कॉलेज में 1825 से पहले हो चुके थे। इसको फैलने में वक्त लगा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब अल मारूफ बन नौशा मियां, उनके जो खत थे, जो अपने दोस्तों को लिखा करते थे, जिन्होंने नस्र लिखने की पूरी जो तरीका था उसको बदल दिया, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बना दी। कहो मियां मीर मजरू कैसे हो, इस तरह से बजाय इसके के हुजूर और दुनिया भर के जो पहले अलकाब और आदाब हुआ करते सब हटा दिया गालिब ने। कहो मियां मीर मेदी मजरू कैसे हो, ये जो प्रोज लिखी थी, वो बहुत सारे लोगों को खत लिखा करते थे, रोज 5, 7, 10 खत लिखा करते थे, कई बार ज्यादा। उनके एक शागिर्द ने सारे खत इकट्ठे किए, और गालिब जब हयात थे तब ये खत छप गए, खुतूत गालिब के नाम से जाने जाते हैं। जब वो छपे थे, उस कलेक्शन का नाम था ऊद हिंदी, हिंदी की खुशबू। ये फारसी रस्मुल खत में थे। गालिब के वक्त तक दिल्ली में प्रोज को हिंदी कहा जाता था और पोइट्री को रेख्ता। ये 2 जबानें बनाई फोर्ट विलियम कॉलेज ने। उसके बाद 2 जबानें, 2 मजहब, 2 तहजीबें, 2 कौमें, ये डेवलप हुआ। और वो लोग जिन्होंने इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाया, वो अंग्रेजों के बहुत करीब थे। और फिर दिल्ली में एक मैदान है जामा मस्जिद के सामने, जिसके एक तरफ उर्दू मैदान है और दूसरी तरफ जैन मंदिर है। अब उस मैदान में और बहुत कुछ हो गया। एक जमाने में वो खुला मैदान था और यहां फौज का कैंप लगा करता था, और तुर्की जबान में फौज को उर्दू कहते हैं, जिससे उर्दू लफ्ज निकला है। और
इंग्लिश में होर्ड, द मंगोल होर्ड्स, उसी रूट से निकला है, उर्दू से। मंगोलों की फौज, तो वो मंगोल होर्ड हो गए उर्दू से, और हमारे यहाँ उसको उर्दू मैदान, मैंने आपसे भी अर्ज किया कि वहां पर फौजियों और अफसरों के बीच में कन्वर्सेशन का जो जरिया बना वो एक जबान थी लश्करी। फौज के कैंप को उर्दू कहते थे। उसके दाएं और बाएं दो बाजार थे जो उर्दू बाजार कहलाते थे, क्योंकि फौजी वहां से अपनी जरूरत का सामान खरीदा करते थे। वो उर्दू बाजार जो चांदनी चौक की तरफ था, उसका अब कोई ट्रेस नहीं बचा है, लेकिन वहां एक जैन मंदिर है। 1920 तक वो उर्दू मंदिर कहलाता था, क्योंकि शाहजहां की फौज के जैनी सिपाहियों ने वो मंदिर बनाया। तो और लाल किले का एक और नाम उर्दुआए मोहल्ला था, दी कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कमांडर, मोहल्ला आली। बाद में जबान को भी उर्दुआए मोहल्ला कहा जाने लगा, जो लाल किले की जबान। तो इस जबान, ये फौज से जबान के लिए ये खेल अंग्रेज बहादुर का किया हुआ। लेकिन क्योंकि दिल्ली में एक उर्दू मैदान था, तो जब हिंदी की तहरीक बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने दरियागंज में एक हिंदी मैदान भी बनाया। वो है दरियागंज में, दरियागंज के पुलिस स्टेशन के पीछे हिंदी मैदान है। आप अगली बार तशरीफ लाएं दिल्ली, जरूर देखिएगा। हिंदी मैदान क्यों? अरे उर्दू मैदान है तो हम हिंदी मैदान बनाएंगे। उनको नहीं पता था उसे उर्दू मैदान क्यों कहते हैं। और उसके बाद जो हुआ उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। कश्मीर पे उर्दू मुसल्लत कर दी गई, उनकी जबान बर्बाद कर दी गई। कश्मीर में किसी की जबान उर्दू नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां मुसलमान रहते थे, और यह तय हो गया कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। और क्योंकि उर्दू मुसलमानों की जबान है, इसलिए वो पाकिस्तान की जबान बनेगी। जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए जब उन्होंने बांग्लादेशियों के ऊपर उर्दू थोपने की कोशिश की। ठीक वैसे ही जैसे हमने तमिलनाडु के ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश की, तो बहुत बड़े फसाद हो गए। हमारी हुकूमत को अकल आ गई, उन्होंने हाथ खींच लिए। उनको नहीं आई तो उनके दो हिस्से। तो मैं बहुत देर बोल लिया हूं, लेकिन ये है कहानी। बहुत अच्छा बोल लिए हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। बहुत अच्छा, जहाँ से आपने शुरू किया गौतम बुद्ध से लेके, और हम जिस पॉइंट पे आ गए हैं अब, कि अब आपने करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से उसको जोड़ा है। तो हमने जो सफर तय किया है वो तकरीबन 2,000 2,500 सालों पे मुहित है। बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझसे बिल्कुल, मैं ऐसा मजजूब हुआ बैठा था कि मैं, मतलब मेरी जबान ही क्या, मेरे हलक में भी कोई लफ्ज मौजूद नहीं था। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। हम तकरीबन बहुत शुक्रिया। 50 मिनट कवर कर चुके हैं। इस वक्त अगर लोगों के कोई सवाल हों तो वो सवाल ज़रूर सामने रखें। उन सवालों को हम पूछते हैं। बाकी जो मेरे सवाल थे वो तो सारे सारे जवाब और लाजवाब कर दिया मुझे। तो मेरे ख्याल में मेरे पास तो अब कोई सवाल नहीं है, सिवाय इसके मेरे ख्याल में कि मैं देख रहा था कि अब आप उर्दू का मुस्तकबिल क्या समझते हैं, ये सवाल मैं ज़रूर करूंगा। देखिए, असल में जो मसला है वो ये जिस दिन ये तय कर लिया गया कि मुसलमानों की जबान है, तो उसके जी बाद जो जातियां इस जबान के साथ वहां हुई जहां ये जबान पैदा हुई। उर्दू और हिंदी जो ये दो जबानें आज बन गई हैं, असल में तो एक ही जबान है। और अगर आप देखें, दोनों का ग्रामर एक है। इनकी जो वोकेबलरी है, इनके पास जो अल्फाज का खजाना है, वो लगभग 75% एक है।
फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, इन तमाम जबानों के अल्फाज वो बाकी 25% हैं जो उर्दू में आते हैं, और हिंदी में वो बाकी 25% संस्कृत से मुस्तार लिए गए। तो जो मैंने शुरू में, आप जब ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कहा जबानें सिर्फ दूसरे जबानों से अल्फाज लेके ही आगे बढ़ती हैं, और उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल अंग्रेजी है। सिपॉय, कमांडर, कमांडर कहां से आता है? फारसी से। कमानदार, जिसके हाथ में कमान होती थी, तीर कमान, उससे कमांडर बना। तो सिपॉय, चारपॉय, बंदोबस्त, ये सब अंग्रेजी के अंदर शामिल हो गए। तो ये जो हमने क्या किया, हमने वो किया जो सावरकर के गुरु कर रहे थे। हमने इस मुल्क की लैंग्वेज में से बहुत सारे अल्फाज को पर्ज करना शुरू किया, उनका इखराज करना शुरू किया, और अजीबोगरीब तरह की एक जबान हमने पैदा की, जिसके बारे में किसी ने कहा था, वो एक, आपको पता नहीं, आपने जरूर देखा होगा, वो एक ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र में एक जानवर पाया जाता है जिसे प्लेटिपस कहते हैं जी। प्लेटिपस की चोंच बत्तख जैसी होती है, दुम बीवर जैसी होती है, जिस्म बहुत बड़े चूहे जैसा होता है, वो अंडे देता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो उस जानवर के बारे में किसी ने कहा था कि ये दिस इज एन एनिमल दैट हैज बीन पुट टुगेदर बाय ए कमिटी। सही है। ये दफ्तरशाहियों की एक कमेटी ने बैठ के कहा जब एक जानवर बनाते हैं तो ऐसा जानवर बनेगा। ऐसी ही कमेटी ने इस जबान की इख्तिरा की है। तो आपको ताज्जुब होगा, लखनऊ जब दिल्ली का शिराजा बिखरने लगा तो इंशा, मुसफ़ी, आतिश, मीर, सब लोग लखनऊ चले गए। मीर तो बहुत खुश नहीं रहे वहां पर, इंशा भी बहुत खुश नहीं रहे, उनको तो बहुत जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन बहरहाल दिल्ली से के कोलैप्स के बाद एक सेंटर लखनऊ बना, एक सेंटर भोपाल बना, पटना एक छोटा सेंटर बना, और यहां बहुत सारे लोग गए। यूपी की असेंबली ने ये एक करारदाद पास की कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए, दरसो तदरीस के लिए हिंदी ही इस्तेमाल की जाएगी। तो अलीगढ़ में आज, यूपी में आज एक भी सरकारी स्कूल उर्दू मीडियम का नहीं है। यूपी में, पूरे यूपी में। दिल्ली में है, दिल्ली में है कुछ स्कूल उर्दू मीडियम के जो सरकारी स्कूल है, लेकिन यूपी में नहीं है। ये वो हैदराबाद में कुछ है। अब जब आपने इसको, जबान को मुसलमानों की जबान बना दिया, तो वो लोग जो उर्दू से प्यार करते हैं, वो अब चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ तो उर्दू पढ़ लें, तो उन्हें मदरसे भेजते हैं। लेकिन मदरसे में दीनियात भी पढ़ाई जाती है, तो जो गैर मुस्लिम है वो नहीं भेजते। तो जबरदस्ती इस जबान को मुसलमानों की जबान बनाया जाता है। वो जबान जिसकी पहली तारीख एक कायस्थ ने लिखी, राम बाबू सक्सेना ने। वो जबान जिसका पहला एपिक नॉवल एक कायस्थ ने लिखा, रतननाथ सरशार आजाद। जिसकी मशहूर मसनवी, जो उसकी बहुत सारी मसनवियां, उनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं उनमें दत्तात्रेय कैफी की। और आज, मतलब आपकी याद में शायद ना हो, लेकिन मेरी याद में तो है, उपेंद्र नाथ अश्क, रामलाल, राजेंद्र सिंह बेदी,
कृष्ण चंद, देवेंद्र इस्सर, ये सब, इनमें कोई भी मुसलमान नहीं है, और ये सब उर्दू के बड़े राइटर हैं। उससे पहले त्रिलोक चंद महरूम, अर्शमल सियानी, ये तमाम लोग, ये मुसलमान नहीं है। कैसे कोई जबान किसी मजहब की हो सकती है? क्या सारे अंग्रेजी बोलने वाले ईसाई होते हैं? क्या सारे तमिल बोलने वाले हिंदू हैं? क्या सारे पंजाबी बोलने वाले सिख हैं? क्या सारे अरबी बोलने वाले मुसलमान हैं? जॉर्ज हबश का क्या करोगे? फलस्तीनी इनकलाबी था, ईसाई था, और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन का फाउंडर था जॉर्ज हबाश। जबानों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। जबान एक खित्ते की होती है, उस खित्ते में जो भी लोग रहते हैं उनकी जबान। और फिर इसका सीधा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं कि ये जो सारा हमने सिलसिला फैलाया है होली लैंग्वेजेस का, डिवाइन लैंग्वेजेस का, ये खुराफात है। जबानें डिवाइन नहीं होती हैं, जबानें अवाम पैदा करते हैं। उनमें जो सहीफे हैं उनको आप डिवाइन समझ सकते हैं और मान सकते हैं। अरबी डिवाइन लैंग्वेज नहीं है। और आप तो जिस इलाके में रहते हैं तो आपका तो ताल्लुक हुआ, कभी आपका मौका मिला होगा, 2 अरबों को लड़ते हुए सुना होगा आपने। उनकी जबान डिवाइन नहीं होती है। संस्कृत डिवाइन लैंग्वेज नहीं है, इसे भगवानों ने नहीं बनाया। अवाम की जबानें जब डेवलप कर जाती हैं, जो मैंने आपको ट्रेस किया, उर्दू कहां से पहुंची और कहां पहुंच गई, जबान वो अवाम ने पैदा की थी, और वो अपने मुख्तलिफ मदारिज तय करती हुई, उरूज के मुख्तलिफ मदारिज तय करती हुई क्लासिकल लैंग्वेज बनी। आज से हजारों साल पहले संस्कृत उस लेवल पे पहुंची है इसी रास्ते से। लैटिन इसी रास्ते से गई है, ग्रीक इसी रास्ते से गई है। खुदा बैठ के जबाने क्रिएट करके नहीं देते। जैसे फोक म्यूजिक से क्लासिकल म्यूजिक बनता है, फोक डांस से क्लासिकल डांस बनता है, फोक लिटरेचर से क्लासिकल लिटरेचर बनता है, ऐसे ही फोक लैंग्वेजेस से क्लासिकल लैंग्वेजेस। और उर्दू, मैं समझता हूं कि बहुत कम जबानें ऐसी हैं जिनकी हिस्ट्री में आपको पहले दिन से नजर आता है कि वो जमीन से पैदा होने वाली जबान है, जिसने ये सारे के सारे मदारिज तय किए। जो पहला मुगल फरमान उर्दू में जारी किया गया वो बहादुर शाह जफर का है। एक ही पोस्टर था, आधा नागरी में और आधा फारसी रस्मुल खत में, जिसमें दिल्ली के शहरियों से कहा गया था कि अंग्रेजों के वरगलाने में मत आ जाना, मुत्तहिद रहो और इनके खिलाफ लड़ो। जी जी। नहीं, माशाल्लाह, सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि लश्कर, ये तो खैर इसका जवाब आ गया था वैसे, कि उर्दू जी का मतलब लश्कर होता है, तो ये वही लश्कर है जो उस जमाने में हुआ करता था, जो कैंप था, उसी जी 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 लश्कर का जी। जिक्र है और यहाँ वहां पे। जो जबान पैदा हुई, खिचड़ी जबान, उसका नाम लश्करी था। लश्करी जबान कहते हैं उसको। जैसे सराय की जबान सराय की बनी, सराय से बनी ऐसे। है। जी जी, जी। यहाँ नहीं पे नहीं, एक जवाब सवाल ये आ रहा है राना साहिबा का। इसका क्या होगा, देखिए, इस तमाम जो जहर उर्दू के खिलाफ उगला गया है, और जो तमाम तासुब बिल्ड किए गए हैं, जी, जो काम रेख्ता कर रही है, जो काम रेख्ता कर रही है। जी, और उसके हवाले से जो लाखों नौजवान इकट्ठे होते हैं उनके 2 दिन के 3 दिन के फेस्टिवल में, जिनमें से 99% उस रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, लेकिन उर्दू से उनको वालेहाना इश्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
اور اب ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں. اردو اکیڈمی دلی میں اردو کی کلاسیں چلاتی ہے. اور ویسے مطلب یہ صرف اطلاع عرض کر دوں کہ ہندوستان میں جو لارجسٹ سرکولیشن کی لینگویج ہے، انڈین لینگویجز جو ہیں ان میں جو لارجسٹ سرکولیشن، کمبائنڈ لارجسٹ سرکولیشن ہے وہ ہندی کے بعد اردو کی ہے، نیوز پیپرز کی. تو اور یہ جو دلی کے جو اردو کے ٹریڈیشنل مراکز ہیں وہاں پہ آپ کو شاید نظر نہ آئے، لیکن جس طرح کا کام اردو میں بہار میں ہو رہا ہے، اور جتنے نئے شاعر اور نئے بالکل تیکھے انداز میں شاعری کرنے والے شاعر بہار سے نکل رہے ہیں، بنگال سے نکل رہے ہیں، وہ اس کا دلی رہنے والے، دلی یا لکھنؤ کے رہنے والے لینگویج پیورسٹ کو اندازہ نہیں ہے. جی. لیکن وہ کوششیں ہو رہی ہیں زبان کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ زبان جس کی جڑیں عوام میں اتنی گہری ہیں تو اسے آسانی سے ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. بے شک. لیکن ظاہر ہے اپنے لیول پہ ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب جو اردو جانتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے بچے اردو پڑھیں. اسکولوں میں نہ بھی دی جا رہی ہو، کیونکہ یہ جو اثاثہ ہے، اس کا جو سرمایہ ہے اردو کا، اور وہ صرف شاعری میں نہیں ہے، سائنس میں، طب میں، جغرافی میں، ویدانت، آریہ سماج کا سارا پروپیگنڈا اردو میں ہوا تھا. کیونکہ پنجاب کی زبان اردو تھی، اور اس پورے بر صغیر کے بڑے حصے میں اردو بولی پڑھی لکھی جاتی تھی. جو ہندی سینما کے نام پہ بن رہا ہے ہمارے ملک میں، اس میں کتنی ہندی ہے. صحیح بات. اور یہ جو زبان ہے، اس کو جو یہ بمبئی سینما کی جو ملک گیر جو اس کی پہچان ہے، وہ ہندی کی وجہ سے نہیں ہے. جی. تو اب لکھنے والے آپ دیکھ لیجئے، بالکل بالکل. طاہر کیفی، مجروح، سردار جعفری، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، یہ لوگ ہیں. اور آج کل بھی اردو کے بہت سارے لوگ ہیں، مطلب راحت اندوری بھی تھے، اور جاوید اختر بھی لکھتے ہیں اردو میں، بہت لکھا ہے، فلموں میں بہت لکھا ہے انہوں نے. زبان کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ ہندی تو نہیں لکھ رہے. صحیح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی میں آج کا 1 گھنٹہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، چرا لیا آپ نے ہمارا 1 گھنٹہ. اور ارے ہمارا تو پورا سال چرا لیا گیا ہے، آپ 1 گھنٹے کی شکایت کر رہے ہیں. بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے، اور مجھے ضرور بہت لگتا ہے بہت کہ شکریہ. بہت لوگوں کے سوالات کیے بنا لوگوں کے جواب مل گئے ہوں گے. مجھے آپ کی باتوں سے میر کے 2 اشعار یاد آئے، میں سوچا تھا وہ سنا دوں، بس پھر بات یہاں ختم کرتے ہیں. مستعار لفظ کا آپ نے استعمال کیا تھا. مستعار مطلب میں بتا رہا ہوں سب کے لیے کہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ ادھار لینا. تو میر کے مشہور اشعار ہیں کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا. اور یہ میں اردو کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر. یہ اردو کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. یہ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کیا اپنے قصور تھا. واہ 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 واہ.